Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 12th का टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये हमारा बायोटेक का फर्स्ट चैप्टर है। इसको पूरा हम लोग एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ईच एंड लाइन पूरी की पूरी हर एक एनसीईआरटी से होगी, हर एक लाइन इसको अच्छे से कवर करेंगे, फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है ना, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आई होप एंड आई एम वेरी वेरी प्रिटी श्योर कि तुम लोगों को ये सबसे इजी चैप्टर लगेगा बायो का। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बायोटेक होती क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी बेस है इसका। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस हम लोग बायोटेक के अंदर यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रो देखो। Biotech deals with technique of using live organism or enzyme from organisms to टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है वो है क्या, वो किस चीज़ से डील करेगी, मतलब वो किस चीज़ के बारे में बताएगी, हम लोगों को किसका यूज़ करेगी, वो सब बताया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे डील करती है उन टेक्निक से, उन प्रोसेस से जहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग क्या करते हो, अपने घर पे पेट्स रखते हो, डॉग भी रखते हो ऑफ कोर्स। किस लिए रखते हो? क्योंकि डॉग हमारा फेथफुल एनिमल होता है, वो है ना, फेथफुल होता है, रखवाली के लिए रखते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे वो डॉग जो है हमारा, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। इसीलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि यहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या हो गई, हमारी बायोटेक्नोलॉजी हो गई भाई। वो बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोसेस हो गई, टेक्निक हो गई, क्योंकि डॉग हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमने उसका यूज़ किया है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर कोई चीज़ जो यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए, उसके लिए यूज़ किया। फेथफुलनेस भी तो यूज़फुल है ना ह्यूमंस के लिए, डॉग यूज़फुल है, इसीलिए तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया पहला। और सेकंड चीज़ जो बायोटेक्नोलॉजी हमें बताती है वो क्या है कि वो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेगी, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ एंजाइम का यूज़ करेगी जो हमें इन ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर लो, या फिर तुम लोग क्या करो, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका यूज़ कर लो तुम लोग, क्या करने के लिए, अपने यूज़ के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए। तो वो क्या हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखो यहाँ पर, आप लोग क्या घर पे दही जमाते हो ना, कर्ड, आपकी मम्मी जमाती है दही घर पे, कैसे जमाती है, आप लोग दूध लेते हो और उसके अंदर थोड़ी सी तुम लोग क्या डाल देते हो, दही डाल देते हो, थोड़ी सी इनोक्यूलम बोलते हैं जिसको। तो उस जो इनोक्यूलम है, जो थोड़ा सा तुम लोग ऐड करते हो, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे लैब, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे, लैक्टोबैसिलस जिसको तुम लोग कहते हो, वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है, ये लिविंग बैक्टीरिया है, लाइव बैक्टीरिया है ना ये। तो तुम डायरेक्टली इसका भी यूज़ कर रहे हो। और ये क्या करता है, तुम्हारा जो लैब है ये करता है तुम्हारा एंजाइम प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस कर देगा ये तुम्हारा, एंजाइम। तो तुमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंजाइम ले लिया और तुम्हारा क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। अगले दिन तुम लोग देखोगे तो, है ना, दही जमी मिलेगी तुम लोगों को। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही तो यूज़ हो गया। बायोटेक यूज़ करी तुम लोगों ने यहाँ पे, कैसे यूज़ करी, तुमने लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया और उससे निकलने वाले एंजाइम लिए, उन दोनों का यूज़ किया तुम लोगों ने, क्या बनाने के लिए, अपना यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये तुम्हारा बायोटेक का यूज़ हो गया। ये हमारा ट्रेडिशनल यूज़ है, पहले हम लोग करते थे कर्ड बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे ब्रेड और वाइन के लिए किसका यूज़ करते हो तुम लोग, ईस्ट का यूज़ करते हो, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और ब्रूअर्स ईस्ट का यूज़ करते हो, है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, बायोटेक ही तो है ये। बस ये बायोटेक सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि मॉडर्न सा यूज़ है, लेकिन काम तो देखो वही हमारे देसी कामों में ही आ रहा है, ट्रेडिशनल यूज़ के अंदर ही। इनके अंदर तुम लोग क्या करते हो, कर्ड, ब्रेड और वाइन बनाने के अंदर माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस है, ये माइक्रोब का यूज़ करते हो। और ये भी क्या है, एक फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी की। हाउ एवर इट इज़ यूज इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस टूडे, लेकिन आज इसका यूज़ क्या थोड़ा कम हो गया है। मतलब ये जो ट्रेडिशनल यूज़ थे, ये पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था बायोटेक्नोलॉजी को। आज हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसे एनिमल्स का यूज़ नहीं करते हैं, आज हम लोग जीन्स का यूज़ करते हैं। हम लोग मॉडर्न हो गए हो ना, जेनजीज हो गए हो तुम लोग, हैं, अब तो जनरेशन जेड चल रही है बल्कि। तो यहाँ पे जीन्स का यूज़ करते हो तुम लोग, ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हो, जीएमओ का यूज़ करते हो तुम लोग। मतलब
ऑर्गेनिजम्स के जीन को क्या कर दिया तुम लोगों ने, मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब से कि अच्छा मान लो ये एक पूरा जीन है, ठीक है, ये सेगमेंट्स अलग अलग जीन के, ये सेगमेंट अच्छा है, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है कि बढ़िया है भाई ये, इसका सेंस अच्छा है, लेकिन जो ये वाला सेगमेंट है ये अच्छा नहीं है, तो तुमने इसको हटा दिया अलग से, इसकी जगह क्या कर दिया, नया ये वाला नया यहाँ पे जीन रख दिया, नया सेगमेंट यहाँ पे अटैच कर दिया, तो तुम्हारा क्या हो गया, जो ऑर्गेनिज्म है वो मॉडिफाई हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तुम लोगों ने ले लिया यूज़ में, और उसका क्या करा, उससे तुम लोगों ने अपने यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना लिए, या तुम्हारे जो भी काम के लिए तुमको चाहिए था वो तुमने यूज़ कर लिया, उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करा लिया। तो तुम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, बायोटेक्नोलॉजी का ही तो यूज़ किया ना यहाँ पे। तो बायोटेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर लो डायरेक्टली, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एंजाइम्स का यूज़ कर लो, क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, या प्रोसेस बनाने के लिए, क्या जो यूज़फुल है हमारे ह्यूमंस के लिए। फर्दर मैनी अदर पर्पज या टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारी टेक्निक और प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तुम लोगों ने सुना होगा कि जो फीमेल्स क्या नहीं कर सकती, कंसीव नहीं कर सकती, सरोगेट मदर तो ठीक है वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो बिल्कुल ही कंसीव नहीं कर सकती, मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, या तो ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या फिर जो मतलब अंदर इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं है बेबी के लिए, कि मिसकैरेज हो रहा है बार बार, तो वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस करा लेते हैं, कि लैब के अंदर मतलब मदर अपना ओवा दे देगी और फादर अपना स्पर्म दे देगा, और बाहर हम लोग क्या करा लेंगे, इनकी फर्टिलाइजेशन करा लेंगे और बेबी प्रोड्यूस करा लेंगे, जाइगोट बना लेंगे हम लोग। तो ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है हमारी, टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोडक्शन है, ये भी क्या है, बायोटेक का ही तो यूज़ कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, है ना। सिंथेसाइजिंग अ जीन, यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, एक नया जीन प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड यूजिंग इट डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन को, जैसे डीएनए की वैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन बनाई थी ना कोविड के टाइम में हम लोगों ने, तो वो भी क्या थी, वो भी बायोटेक का यूज़ था, वहाँ पे तुम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया था, वायरस का यूज़ किया था। या फिर करेक्ट करना एक डिफेक्टिव जीन को, कि कोई जीन खराब है उसको हटाकर नया अच्छे वाला जीन इंट्रोड्यूस करा दो उसकी बॉडी के अंदर, वो सब क्या है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। जो हमारी यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, EFB, ये याद रखना, इसने क्या डेफिनेशन दी थी बायोटेक्नोलॉजी की, कि इसने क्या इंक्लूड किया, कि जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है, दोनों ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, दोनों बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते, कि दही जमाना भी बायोटेक्नोलॉजी है, और तुम्हारा क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करना, डीएनए वैक्सीन बनाना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना, ये सब भी तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, दोनों बायोटेक के अंदर आते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन दी EFB ने वो क्या थी, कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब सम टोटल ऑफ, कि यूज़ करना पूरी चीज़, क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, नेचुरल साइंस का यूज़ करना, ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करना, सेल्स का यूज़ करना, या पार्ट जो सेल के हैं उनका यूज़ करना, जैसे जीन हो गया, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का यूज़ करना फॉर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो क्या हो गई, हमारी बायोटेक्नोलॉजी होगी। यानी कि जो टोटल जितनी भी हम सारी की सारी नेचुरल साइंस का यूज़ करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, सेल्स का यूज़ करते हैं, सेल्स के पार्ट का यूज़ करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो सब हमारी क्या है, वो सब हमारी बायोटेक के अंदर आती है। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं बायोटेक के, ये देखते हैं। तो देखो, अमंग मैनी टू कोर टेक्निक्स दैट एनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, ऐसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन जो मेन टेक्निक्स, दो कोर का मतलब जो टू इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है जिन्होंने बर्थ कराया, जिन्होंने जन्म दिया किसको, हमारी मॉडर्न बायोटेक को, वो कौन कौन से हैं, हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम ही बता रहा है, जेनेटिक यानी कि जीन्स, और बायो प्रोसेस मतलब बायोलॉजिकल, बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो बायो प्रोसेस हो जाएगी। और जेनेटिक में जहाँ जीन्स का यूज़ करेंगे हम लोग, जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए या आरएनए तुम्हारा जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये वो टेक्निक है क्या करने की, ऑल्टर करने की, यानी कि चेंज करने की, कि मान लो ये तुम्हारा डीएनए है भाई, ठीक है, ये तुम्हारा डीएनए है, ये सेगमेंट तुम लोगों को डीएनए का अच्छा नहीं लग रहा, ये डिफेक्टिव काम कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने नया डीएनए लिया, ये पीस अच्छा है तो इसकी जगह ये वाला इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दो। अब तुम्हारा क्या बन गया, सारा ही डीएनए नया बन गया, अच्छे वाला डीएनए बन गया। ऑल्टर कर दिया ना तुम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को, क्या करने के लिए, और इसको क्या कर दिया, फिर जो भी तुम्हारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये डिफेक्टिव वाला था उसके अंदर नया डाल दिया, और उसका क्या हो गया, पूरा का पूरा फिनोटाइप ही चेंज हो गया। मतलब
ये पहले एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपने आप को, अब एक्सप्रेस करने लग गया और अच्छी क्वालिटीज़ आ गई। तो ये टेक्निक है चेंज करने की जेनेटिक मटेरियल को, उसकी प्रोसेस को क्या करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, डालने के लिए उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और क्या हो जाएगा उसकी वजह से चेंज आ जाएगा फिनोटाइप के अंदर, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म के। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होगी, मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल। स्टीराइल क्या होता है, मतलब जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर यानी कि लैब के अंदर स्टीराइल एनवायरनमेंट तुम लोगों ने मेंटेन किया, जहाँ पे मतलब बिल्कुल इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट दिया। क्या करने के लिए, तुम्हारा जो भी माइक्रोब है या यूकेरियोटिक सेल है, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का तुम लोग यूज़ करने वाले हो, उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जहाँ पे वो क्या कर सके, अच्छे से ग्रोथ कर सके और क्या कर सके, लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर सके फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। और उससे क्या बनाओगे तुम लोग, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाओगे, जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स और एंजाइम्स बना लोगे। बहुत ईजी चैप्टर है, अगर ध्यान से समझोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में करने वाले हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अभी नहीं आएगी हमारी, पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है हम लोगों को। इस चैप्टर के अंदर हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जीन को निकालना है, कैसे डालना है, डालने में भी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होंगी, तो वही सब है। तो देखो, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग क्या समझते हो यहाँ पे, मतलब अप्रिशिएट करते हो आप लोग, अच्छा समझते हो क्या कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अच्छी है ए सेक्सुअल के कंपैरिजन में। क्यों अच्छी है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल हम अलग अलग कंडीशंस लेके समझाती हूँ, मतलब सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मजाक मजाक में समझा रही हूँ। तो देखो, ये हो मान लो तुम, ठीक है, ये है तुम्हारी पार्टनर, मतलब तुम्हारी वाइफ है ये, ठीक है, तुम हो अच्छे बंदे, लेकिन तुम्हारी वाइफ क्या है, अच्छी नहीं है, और तुम लोगों ने क्या किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तुम लोगों ने कोइटस किया, और तुम्हारा क्या, ये जाइगोट प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे दो कंडीशन होने के चांसेस हैं कि या तो अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर चले जाएं, इस जाइगोट के अंदर चले जाएं, या फिर हो सकता है तुम्हारे कम जाएं, तुम्हारी वाइफ के ज़्यादा चले जाएं। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, अफेक्ट तो तुम्हारा बेबी होगा ना। अगर तुम्हारे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक गए इस बेबी के अंदर तो बच्चा अच्छा होगा। तो अगर बच्चा अच्छा बना मतलब रिस्पेक्ट करेगा तुम लोगों की भी, और सोसाइटी के अंदर भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा, आसपास के लोग भी तारीफ करेंगे, है ना, तो ये अच्छा हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे चले गए वाइफ की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा तुम्हारी पार्टनर के चले गए, तो क्या हो गया, बच्चा भाई तुम्हारा बिगड़ैल बन गया, बिगड़ गया बच्चा तुम्हारा, ना तो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा, ना तुम्हारी सोसाइटी की रिस्पेक्ट कर रहा, हर जगह बेइज्जती बेइज्जती हो जा रही है तुम लोगों की। तो ऐसा ही हमारा क्या है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे तुम लोगों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो यहाँ पे चांसेस हैं तुम्हारे पास 50-50 चांसेस हैं, क्या कि हो सकता है तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा चले जाएं या तो अच्छा बन जाएगा बच्चा, हो सकता है तुम्हारे वाइफ के ज़्यादा चले जाएं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। मतलब 50% चांस तो तुम्हारे हैं कि बच्चा अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर तुम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, अगर तुम अच्छे हो तो ऑफकोर्स तुम्हारा बच्चा अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि ए सेक्सुअल है, सारे के सारे तुम्हारे जा रहे हैं। लेकिन अगर सारे के सारे वाइफ के मतलब वाइफ प्रोड्यूस कर रही है तो सारे के सारे ये तो यहाँ पे ख़राब फीचर्स चले गए इस बेबी के अंदर, तो बच्चा तो ऑफकोर्स 100% बिगड़ा हुआ ही पैदा होगा। यहाँ पे तो 1% क्या, पॉइंटों में भी परसेंटेज का चांस नहीं है कि तुम्हारा बच्चा अच्छा हो। तो यहाँ पे क्या हम लोग कह सकते हैं कि चलो कम से कम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 50% तो चांस था, ए सेक्सुअल में तो वो भी नहीं बचा यहाँ पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अच्छा है ए सेक्सुअल के कंपैरिजन में। सिर्फ फन वे में पढ़ाने की कोशिश करियो ताकि तुम लोगों को याद रहे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस हैं हमारे, कि हो सकता है तुम्हारे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक चले जाए, 50% तो चांस है ना, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अच्छी है। तो यही बोला है कि जो फॉर्मर यानी कि पहले लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा किसकी, वेरिएशन की, कि चेंजेस आ सके, हो सकता है तुम्हारे ज़्यादा चले जाए, और फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कम्बिनेशन बन जाएगा जेनेटिक सेटअप का, नए नए जीन्स जाएंगे बेबी के अंदर,
कुछ क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे ऑर्गेनिज्म के लिए भी और तुम्हारी पॉपुलेशन के लिए भी। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या करती है, प्रिजर्व करती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ऐसे कैसे ट्रांसफर होंगे, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बेबी के अंदर जाएंगे, कोई चांस ही नहीं है वेरिएशन का। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या करती है, वेरिएशन कोज करती है, चेंजेस आने की चांसेस है 50% कि बच्चा अच्छा हो जाए। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन produced procedures used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। अब पहले हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन कराते थे उसमें पुराने टाइम में ना लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था, मतलब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना सोच समझ के नहीं लोग फैसले लेते थे, ऐसे ही कुछ भी काम कर देते थे। तो वो लोग क्या करते थे, जब हाइब्रिडाइजेशन कराते थे प्लांट की और एनिमल की ब्रीड की, मतलब मिक्स करते थे जीन्स को, तो वो ये देखते ही नहीं थे कि ये जीन मान लो हमारा पूरा है, ठीक है, ये अलग अलग सेगमेंट है हमारे जीन के, कि उन्होंने ये तो देख लिया कि ये जीन अच्छा, मतलब ये सेगमेंट अच्छा नहीं है, बाकी सारा जीन हमारा अच्छा है, तो वो यहाँ से इसको काट के अलग निकाल के इसको फेंक देते या इसकी जगह नया लगा सकते थे ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, हाइब्रिड बनाते हुए पूरा का पूरा डालते रहे। मतलब ये हमको नहीं चाहिए था, जीन जीन का जो पार्ट है ये नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये क्या कराते रहे, मल्टीप्लाई कराते रहे और हाइब्रिड फिर भी बनाते रहे। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते तो इसको यहाँ से निकाल देते ना। लेकिन हमारी जो बायोटेक आई, मॉडर्न बायोटेक, उसने यही हमें हेल्प किया कि जो हमको चाहिए डिज़ायर्ड जीन जो हमारा है, जो अच्छे हैं जीन, तुम सिर्फ उसी को रखो। जो तुम्हारा अनडिज़ायरेबल जीन है, जो तुम्हें नहीं चाहिए, उसको उठाओ, निकालो और बाहर फेंक दो। चाहो तो उसकी जगह दूसरा ले आओ, नहीं चाहिए तो बाहर ही फेंक दो बस पूरा का पूरा उसको। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसीजर थे, जो प्लांट और एनिमल के ब्रीडिंग में यूज़ किए गए, उनकी वजह से क्या हुआ, इंक्लूजन और मल्टीप्लिकेशन होता गया, साथ में किसका, तुम्हारे अनडिजायरेबल जीन का। जो खराब जीन थे, खराब प्रोडक्ट थे, वो भी साथ के साथ जाते रहे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अलोंग विद द डिजायर्ड जीन। जो टेक्निक्स है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमारी क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, मतलब अगर किसी के अंदर कोई चीज़ खराब है तो तुम लोग क्या करते हो, उसको हटा दोगे, उसके अंदर नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहोगे ना। तो मैंने देखा कि अच्छा ये जो हमारा प्लांट है, इसके अंदर ये वाला जो जीन है ये तो बड़ा अच्छा है भाई, ये तो मैं चाहती हूँ हर एक प्लांट के अंदर हो। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कट कर लूँगी, इस जीन को इस डीएनए पे से, और ये आ गया मेरा बाहर। इसको दूसरे होस्ट के अंदर, मान लो मुझे इस प्लांट में डालना है, इसके अंदर इसको डाल दूंगी। तो ये मेरा क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए है मेरा, जो मुझे डालना है। ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, GOI, ये वर्ड याद रखना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो जीन मेरे इंटरेस्ट का है, जो मुझे डालना है होस्ट के अंदर। होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर डालना है, और रेसिपिएंट क्या होता है, रेसिपिएंट भी वही हो जाएगा एक तरीके से। तो बस तुम होस्ट याद रखो, होस्ट क्या होता है जिसके अंदर हमें डालना है। GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो जीन हमको डालना है, जो हमारे लिए अच्छा है जीन, वो हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं होस्ट के अंदर, वो हमारा GOI। और रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होगा, अब ये जो हमारा GOI है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये ऐसे ही तो ठीक, ऐसे ही तो अपने मतलब जाएगा नहीं इस होस्ट के अंदर, कि होस्ट भी खुशी खुशी ले लेगा। उसे भी तो खतरा रहता है ना कि क्या पता तुम लोग उसके अंदर यार क्या डाल दो, अगर कुछ खराब डाल दिया, वो बेचारा जो प्रोड्यूस कर रहा था वो भी ना प्रोड्यूस कर पाए, है ना। तो ये ऐसे ही नहीं जाएगा। तो इसको ना किसी के साथ, मतलब ऐसे कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको कोई चीज़ चाहिएगी। जैसे तुम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो तुम लोग कार का यूज़ करते हो, बाइक का यूज़ करते हो, बस का यूज़ करते हो, है ना। तो ऐसे ही इसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस होस्ट के अंदर हमें किसी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके साथ ही क्या होगा, जिसके ऊपर ये बैठ जाएगा और फिर जाएगा। तो जिसके ऊपर बैठा है वो प्लस में जो चीज़ बैठी है वो, उसको हम क्या बोल देंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। यानी कि यहाँ पर देखो हमारा वेक्टर ये रहा, इसके ऊपर हमारा ये रिकम्बिनेंट डीएनए बैठा है, ये हमारा पूरा सॉरी ये हमारा GOI बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा RDNA, रिकम्बिनेंट डीएनए, ये हमारा GOI और ये हमारा वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बहुत इजी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को थोड़ा आराम आराम से देखना, स्लो स्पीड करके, पक्का समझ आ जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पक्का समझ आएगा, लेकिन बहुत इजी है। और रिकम्बिनेंट डीएनए देखेंगे हम लोग यहाँ पे कैसे बनेगा, और क्या देखेंगे, जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब है एक ही जैसी बहुत सारी चीज़ प्रोड्यूस करना, लार्ज स्केल पे उनको प्रोड्यूस करना। तो क्या हो जाएगा, जीन क्लोनिंग। और जीन ट्रांसफ़र कैसे होएगा, वेक्टर की हेल्प से ना। तो वही वाला कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, वेक्टर भी ऐसे ही अपने ऊपर थोड़ी बिठा लेगा, कुछ खर्चा पानी तो उसको भी देना पड़ेगा। तो जीन ट्रांसफ़र कैसे होएगा, ओवरकम दिस लिमिटेशन। अब बायोटेक की जो ये हमारी टेक्निक्स थी, इन्होंने क्या कर दिया, जो लिमिटेशन ऊपर आ रही थी कि अनडिज़ायरेबल जीन भी जाए
जा रहा था डिज़ायर्ड जीन के साथ, उसको लिमिट कर दिया, कम कर दिया और हमको क्या कर दिया, एलो कर दिया कि हम आइसोलेट कर सकें, अलग से निकाल सकें हमारे डिज़ायरेबल जीन को और इंट्रोड्यूस करा सकें या तो सिर्फ एक या फिर पूरा का पूरा सेट जितने भी हमको अच्छे लगते हैं डिज़ायरेबल जीन, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन किसके अंदर, टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारे होस्ट के अंदर हम उसे डाल सकें यहाँ पे। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म? क्या तुमको पता है कि मतलब क्या लिखा होता है जो पीस ऑफ डीएनए तुम डालने वाले हो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी किस्मत के अंदर कि क्या वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? ज़रूरी नहीं है हर कंडीशन में वो जा ही पाए, क्योंकि हमारा होस्ट हर चीज़ को थोड़ी ना एक्सेप्ट करना चाहेगा। वो सोचेगा कि हो सकता है ये चीज़ मेरे लिए अच्छी ना हो, तो उसको वो लोग क्या कर देंगे, वो दूर भगा देगा पहले ही उसको अपने से, है ना। तो हर चीज़ क्या हो हमारी आरडीएनए बन जाए ये ज़रूरी नहीं है, रिकम्बिनेंट डीएनए हर चीज़, हर रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा होस्ट के अंदर चला जाए ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन प्रोजेनी ऑफ द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये ऐसा तो है नहीं कि अंदर जाएगा और अपने आप ही धड़ाधड़ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। डीएनए हमारा जो है, जीओआई जो हमारा है किसके अंदर, प्रोजेनी सेल्स के अंदर, मतलब कि जो हमारा होस्ट है उसके जो आगे बच्चे बनेंगे, जनरेशन बनेंगी उनके अंदर की वो अपने आप ही धड़ाधड़ मल्टीप्लाई करता ही जा रहा है। हमारा डीएनए जो हमने डाला है ऐसे थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, उसका जो खुद का डीएनए है हमारे होस्ट का वो नहीं करेगा मल्टीप्लाई, बताओ ये कैसे कर लेगा? इसको हटा नहीं देगा वो कि हट, चुपचाप इसको 2 थप्पड़ मारेगा और चुपचाप बिठा देगा कि चुप होके बैठ जा, तुझे नहीं मल्टीप्लाई करना, मैं हूँ उसका डीएनए, मैं मालिक हूँ, मैं रेप्लिकेट करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। लेकिन हम तो क्या चाहते हैं कि ये हमारा जो हमने डाला है वो वाला डीएनए मल्टीप्लाई करे ना, क्योंकि इसके अंदर अच्छे अच्छे जीन्स हैं, ये अच्छा उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसे थोड़ी ना पता है कि ये अच्छा है, तो चुप करा के बैठा देगा इसको, है ना। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, मतलब कैसे तुम लोग इसको क्या करोगे, ट्रांसफ़र कराओगे, कैसे ये मल्टीप्लाई करेगा, वो सब इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। बट फिर व्हेन इट्स गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के अंदर जब ये चला जाता है हमारा जो जीनोम है, रेसिपिएंट मतलब वही होस्ट, इट में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करना तो चाहिए भाई, तभी तो इसको बेनिफिट मिलेगा। एंड बी इनहर्टेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, और जो हमारे होस्ट का डीएनए है उसके साथ ही ये भी क्या होना चाहिए, इनहेरिट होना चाहिए। उसके जो आगे बच्चे पैदा होंगे ना हमारे होस्ट के, उसके अंदर जाना चाहिए भाई, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए ना। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। ये होगा ऐसा कि ये भी जाएगा, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा एलियन पीस है ना ये डीएनए का, मतलब वही तुम्हारा जीओआई जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकम्बिनेंट डीएनए, ये क्या बन जाएगा, धीरे धीरे जो होस्ट का डीएनए है ना उसके क्रोमोसोम का ही एक पार्ट बन जाएगा। अब मतलब जो डीएनए इसको चुप करा रहा था ना, थप्पड़ मार के बिठाया जा रहा था, ये उससे दोस्ती कर लेगा, उसके साथ मिल जाएगा और दोनों भाई भाई बन जाएंगे, दोनों इकट्ठे क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे आगे जनरेशन के अंदर, प्रोजेनी के अंदर, विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। इन ए क्रोमोसोम देर इज़ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अब जो हमारा क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या होता है, एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन पता है तुम लोगों को क्या होता है, क्लोनिंग करना, मतलब कि अपनी कॉपीज़ बनाना, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, जैसा ये है वैसा ही एक और बना देगा ये, तो उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब कुछ ऐसा पॉइंट होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, मान लो हमारा क्या ORI कि यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये वाला हमारा सेगमेंट, यहाँ से क्या हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, जो रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रेप्लिकेशन को। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब हमारा जो ये एलियन डीएनए है, हमारा जीओआई है, जो वो दोस्ती तो उसने कर ली हमारे डीएनए के साथ, होस्ट डीएनए के साथ, जो होस्ट की बॉडी में डीएनए है उसकी क्रोमोसोम पे जाके तो वो चिपक गया। लेकिन जो हमारा होस्ट डीएनए है उसके पास ये ORI तो होना चाहिए, साला ORI नहीं निकला उसके पास मान लो, तो रेप्लिकेशन क्या खाक करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा रेप्लिकेशन। तो इसीलिए स्पेसिफिक सीक्वेंस हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना भी ज़रूरी है। पहले जो हमारा हम लोग डीएनए डाल रहे हैं उसको डालने से पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अच्छा रेप्लिकेशन करने की उसके पास ताकत भी है या नहीं, वो बेचारा खुद भी कर सकता है, कभी खुद ही ना कर पाए, मतलब खुद तो डूब ही रहा है और हमारे वाले को भी लेके डूब जाएगा, है ना। Thus, an alien DNA is linked with the ORI so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये DNA है हम लोग डालने वाले हैं, जो हमारा GOI है,
तो उसको लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे ORI से, ताकि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो तो हमारे वाला भी साथ साथ क्या करता रहे, मल्टीप्लाई करता रहे और क्या बना ले, क्लोन्स बना ले। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्लोनिंग बोलेंगे, कि मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाना किसी भी टेम्पलेट पेरेंट DNA की। उसके बाद जो हमारा है टॉपिक, हम देखेंगे कि कैसे कैसे कॉपी बनेंगी। यहाँ पे अभी हम लोग ने सीखा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं चैप्टर में, कैसे कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास से बताती हूँ। तो आज यहीं तक करेंगे, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी तो चैप्टर का। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्या हम लोग यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल भी समझाऊंगी, ई कोलाई का, एस्चेरिया कोलाई का। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग टूल्स जो हम लोग यूज़ करेंगे GUI को डालने के लिए। मतलब कि जैसे तुम लोग ड्राइंग करते हो तो तुम लोगों को क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए, सबसे मेन चीज़ तुम्हारा पेपर चाहिए, तुम्हारी ग्लू चाहिए, तुमको कोई अच्छे अच्छे स्टोन्स चिपकाने हैं तो उसके लिए कलर्स चाहिए तुम लोगों को, है ना, पेंटिंग ब्रश चाहिए तुम लोगों को। तो ये सब चीज़ें टूल्स हो जाएंगी हमारी। ऐसे ही रिकम्बिनेंट DNA को डालने के लिए भी क्या चाहिए, अलग अलग टूल्स चाहिए। तो आज यहीं तक करते हैं, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से करेंगे। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।